तो बेटा अब अगला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है सेल्फ इंडक्टेंस। तो समझना भाई सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। सबसे पहले जो टॉपिक का नाम है वो लिख लेते हैं। तो टॉपिक का नाम है अपने पास में सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस का जो मतलब है वो समझाता हूं मैं सबसे पहले आपको। तो सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब ये है कि कोई भी कोइल है, ठीक है, कोइल से रिलेटेड जो फ्लक्स है वो जैसे ही चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। भाई ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। बट एक्चुअल में अब देखो, आगे देखो क्या होता है कि अब जैसे ही अपने पास में इस तरीके से हमने कोई कोइल या सोलिनोइड ले लिया है, कि एक ऐसा सा सोलिनोइड हमने ले लिया है। अब इसमें एक कोइल ना होके बहुत सारी कोइल्स हैं। इस तरफ से मैंने इसमें करंट फ्लो करवाया। अब जैसे ही इस कोइल के अंदर में, मतलब इसमें जैसे ही इसके अंदर में, इसके अंदर बहुत सारी कोइल्स हैं, एक कोइल का नहीं है, बहुत सारी कोइल है। अब जैसे ही बेटा इसमें हम करंट फ्लो कराना स्टार्ट करेंगे तो किसी भी कोइल के अंदर में जैसे ही करंट बढ़ेगा तो उसका फ्लक्स बढ़ेगा। अब जैसे ही वो फ्लक्स बढ़ेगा तो उस वजह से वो कोइल ही, वो एक्चुअल खुद वाली कोइल ही उस करंट का अपोज करने लग जाती है, करंट के इंक्रीमेंट का, या जो फ्लक्स बढ़ रहा है उसके इंक्रीमेंट का। तो इसी की वजह से उसमें खुद में ही एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है जो एक्चुअल वाले ईएमएफ का अपोज कर रहा होता है लेंस लॉ के अकॉर्डिंग। उस इंडक्टेंस को या उस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, खुद में ही इंड्यूस हो जाना। समझ में आई बात। देखो जैसे जैसे फ्लक्स बढ़ता है वैसे वैसे अपने पास में ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब जैसे जैसे इसमें करंट बढ़ेगा तो इसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। और अगर बेटा इसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा मतलब कि इसमें फ्लक्स बढ़ रहा है, और फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसमें ईएमएफ आ रहा है। और वो ईएमएफ इस तरीके से आ रहा है, उस बढ़ते हुए फ्लक्स का अपोज करना चाह रहा है। खुद की कॉइल में खुद ही करंट बढ़ रहा है, उसी का अपोज कर रही है, उसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। लिखते हैं भाई इस चीज को। द चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स में जो चेंज है, इंड्यूस एन ईएमएफ, फ्लक्स में चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है इन ए कोइल इन अकॉर्डेंस विद फैराडे लॉ। तो ये अपने पास में फैराडे लॉ के अकॉर्डिंगली हो रहा होता है। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, सॉरी, जैसे जैसे फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होता हुआ चला जाए। ठीक है, ये अपने पास में द इफेक्ट इन विच ए चेंजिंग करंट इन कोइल, ऐसा इफेक्ट जिसमें जो कोइल है उसमें चेंज होता हुआ करंट उस कोइल के अंदर ही कुछ ईएमएफ इंड्यूस कर दे। इन द कोइल इंड्यूस एन ईएमएफ इन सेम कोइल such that it oppose its own current। इस तरीके से इंड्यूस हुआ है कि ये खुद के करंट को ही अपोज करेगा, इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। इसको बोला जाता है सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन। मतलब खुद की ही कोइल में खुद का ही करंट इंड्यूस, मतलब खुद का ही ईएमएफ इंड्यूस हो जाए। ठीक है, करंट बढ़ने की वजह से ये ऐसा हो रहा होता है, करंट के चेंज होने की वजह से ऐसा हो रहा होता है। इसी को बोला जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, बेटा इस कोइल में जो भी फ्लक्स आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके करंट के होगा। सही बात है। तो और जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स होगा, तो करंट चेंज हुआ तो ईएमएफ बढ़ गया।
खत्म बात, बस ये होता है। फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो इसके लिए लिखा जाता है फाई, जो फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है, इज इक्वल टू एल इंटू आई। ऐसे सबसे पहले इसको लिख दिया है, फ्लक्स इज इक्वल टू एल इंटू आई। इसके अंदर में जो एल है वो बेटा है प्रोपोर्शनलिटी कोफिशिएंट, ठीक है। और यहाँ पे जो एल है, हियर एल, एल को बोला जाएगा बेटा सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट है ये, ठीक है। ये अपने पास में फ्लक्स आया था, अगर फ्लक्स है तो ईएमएफ निकाल सकते हैं। ईएमएफ क्या आ जाएगा, माइनस डी फाई बाई डी टी, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो इसकी वजह से जो ईएमएफ आ जाता है इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस एल इंटू डी आई बाई डी। ऐसे करके अपने पास में जो ईएमएफ है वो भी निकाला जा सकता है। तो इस ईएमएफ को बोला जाता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये जो ईएमएफ बना है इसको बोला जाएगा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस तरीके से अपनी जो चीजें हैं वो बन गई हैं। सेल्फ इंडक्टेंस, फ्लक्स लिख दिया, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये, ठीक है। अब बेटा इसमें हम इस बारे में ही पढ़ेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, इसको बोल देते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। और बेटा जो कोइल है, कोइल को बोल देते हैं इंडक्टर। अभी इसका नाम क्या बन चुका है, इंडक्टर, क्योंकि इसमें ही सेल्फ इंडक्टेंस हो रहा है, तो इसलिए इसको बोल देते हैं इंडक्टर। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, इसके बारे में लिखते हैं भाई। ये अपने पास में एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, डायरेक्शन का इसमें कोई भी रोल नहीं है। इसकी जो डायमेंशन है, इसकी जो डायमेंशन है वो निकल के आएंगी m1 l2 t माइनस टू a माइनस टू। बाकी इसके तरीके आपको पता है, इसके फॉर्मूले आएंगे तो उनसे इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसकी जो बेटा SI यूनिट होगी वो होगी हेनरी। हेनरी को कैपिटल H से लिखा जाएगा, ठीक है। अब और आगे देखो, इसके बारे में और कुछ चीजें बताता हूं बेटा। सेल्फ इंडक्टेंस का देखो क्या है कि खुद से ही मोशन को अपोज करना, मतलब खुद से ही करंट के मोशन को अपोज करना, इसी चीज को बोला जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। रियल लाइफ में एक एग्जांपल बताता हूं, तो इनर्शिया होता है, इनर्शिया का भी सेम ही काम है। इनर्शिया भी बेटा मोशन का ही अपोज कर रहा होता है। इनर्शिया का क्या मतलब होता है वो समझो, कि अगर कोई भी बॉडी है उसको हम मोशन में लेके आना चाहेंगे, उसको जैसे ही वेलोसिटी देंगे तो उस केस में क्या करेगा, वो मोशन का अपोज करेगा। उसको रोकना चाहेंगे तो वो मोशन का अपोज करेगा। तो ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये वही काम कर रहा होता है जो मैकेनिक्स में इनर्शिया करता है। इसके बारे में ये भी लिख सकते हैं, रेफर्ड एज इनर्शिया एज इन मैकेनिक्स, ठीक है। जो अपने पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो इनर्शिया है वो यही है, ठीक है। जो इंडक्टेंस है या जो इंडक्टर है वो एक इनर्शिया के जैसा बिहेव कर रहा हो। ये जो थी इस पे बेस्ड चीजें थी वो हमने लिख ली हैं। अब बेटा इसके बाद में अगला जो है चीज वो करते हैं। अब हम लिखने वाले हैं भाई डायरेक्शन क्या होगी, जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसकी डायरेक्शन, उसके लिए रूल लिखने वाले। डायरेक्शन ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, खुद से ही जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है बेटा। मैग्नीट्यूड इसका हमें पता है, मैग्नीट्यूड जब भी लिखना हो तो उसके बारे में तो हमें भाई पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। एल इंटू
डी आई बाई डी टी, ये होता है इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन के बारे में बताता हूँ। एक देखो, ऐसा एक इंडक्टर है या कोई कोइल है, इसको अब इंडक्टर बोलने लग गए हैं। ठीक है बेटा, इस तरीके से अपने पास में एक इंडक्टर है। इंडक्टर, इसका सेल्फ इंडक्टेंस है L। इसमें करंट जो है वो इस तरीके से फ्लो कर रहा है। दोनों केस है, दोनों में इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है। इस केस में बेटा जो करंट है वो इंक्रीज हो रहा है। करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इस केस में जो करंट है वो डिक्रीज हो रहा है। बेटा करंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये अपने पास में ऐसी बैटरी बनेगी या ऐसा ईएमएफ का सोर्स बनेगा जो कि इस बढ़ते हुए करंट को घटाना चाहता है। तो ऐसे केस में ये इस तरीके की बैटरी बनेगी जो कि पोटेंशियल को कम कर सके। बहुत बढ़िया। तो पोटेंशियल को कम करने के लिए जब लेफ्ट से राइट में जाएं तो ईएमएफ कम होना चाहिए, लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो ऊपर वाला है ऐसी बैटरी की तरह बिहेव करेगा जिसका ईएमएफ तो ई हो और पोलैरिटी इस तरीके से। इसमें जो करंट डिक्रीज कर रहा है इसका बिहेवियर ऐसा रहेगा, ये एक ऐसी बैटरी के जैसा बिहेव करेगा। इसमें इस डायरेक्शन में जो करंट है वो डिक्रीज हो रहा है, तो अब करंट डिक्रीज हो रहा है तो उसका अपोज करेगा। करंट का अपोज करने का मतलब है पोटेंशियल को बढ़ा देना। तो पोटेंशियल को कैसे बढ़ाएगा, तो ऐसी बैटरी की तरह बिहेव करेगा जिस बैटरी में इस तरफ माइनस हो इस तरफ प्लस हो, ताकि इधर से इधर जाए तो पोटेंशियल बढ़े। ठीक है, बैटरीज के बारे में सारा बताया हुआ है किरचॉफ लॉ में, तो वो वाली वीडियो देख ली है तो बहुत बढ़िया, नहीं देखी है तो पता होना चाहिए भाई उसके बारे में, ना तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने। ऐसा हो जाता है अपने पास में डायरेक्शन ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और उसका तरीका, मेथड, सब कुछ ये है। डन, बहुत बढ़िया। अब बेटा इन सब कंसेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उन सब क्वेश्चंस को करते हैं। कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ेंगे जिसके बारे में तुम्हें पता ना हो। तो लो अब क्वेश्चंस के साथ में स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला लेके चलता हूं। इफ करंट इन दिस सर्किट is I is equal to 5 ampere and decreasing at a rate of 10 to the power 3 ampere per second। और इस रेट से वो करंट है वो डिक्रीज होता हुआ जा रहा है। चलो तो ये लो भाई, इस तरीके के अब अपने पास में जो डायग्राम है वो है। इस पॉइंट को बोल दिया मैंने ए, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया बी। 1 ओम का रजिस्टर है ये, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। 15 वोल्ट की बैटरी है और 5 मिली हेनरी का इंडक्टर। ऐसे अपने पास में जो बिहेवियर है वो होता जा रहा है। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है फाइंड आउट वी ए माइनस वी बी, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी का, वो हमें कैलकुलेट करना है। ए और बी, ए से लेकर बी तक जाने में कितना सा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमें कैलकुलेट। ए वाले पॉइंट का जो बेटा पोटेंशियल है 0। ठीक है, खुद से किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कुछ भी मान सकते हैं तो 0 मान लिया। तो 0 से बेटा चलते हुए इधर की तरफ जा रहे हैं। रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो 0 में से ड्रॉप हो जाएगा। पहले था 0 और कितना हो जाएगा माइनस आई आर। अब इधर से इधर जाएगा तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है तो बढ़ जाएगा +15। अब इधर से इधर जा रहा है भाई, इंडक्टर में जा रहे हैं हम। अब इंडक्टर में क्या हो रहा है बेटा, करंट डिक्रीज हो रहा है। इंडक्टर ऐसा बिहेव करेगा कि करंट को वापिस से बढ़ा सके, मतलब ऐसी बैटरी बनेगा जिसका पॉजिटिव ईएमएफ हो। तो अब इधर से इधर जाएंगे तो इसको बढ़ाना चाहेगा, और बढ़ाना चाहेगा तो क्या बन जाएगा L इंटू डी आई बाई डी टी, इसका ईएमएफ है, और उसको प्लस में लिखेंगे
ऐसे पहुंचते पहुंचते कहां तक पहुंच चुके हैं, बी पॉइंट पे, तो वी बी का पोटेंशियल बन, जीरो से स्टार्ट करते करते वी बी तक पहुंच गए हैं, तो उसको लिखें। तो माइनस करंट है वही 5 इंटू रजिस्टेंस है 1 प्लस 15 प्लस एल 5 मिली हेनरी, मतलब 5 इंटू 10⁻³ इंटू डी आई बाई डी टी 10⁻3, ये बन गया है -5 प्लस 15 प्लस 5 इज इक्वल टू वी बी, ये बन जाता है 15। वीबी का पोटेंशियल है 15 बन गया। कैलकुलेट क्या करना था, वी ए माइनस वी बी, 0 माइनस 15, तो इसका जो सही आंसर है वो बन गया है -15 वोल्ट। ऐसा करके इसका पोटेंशियल निकल के आ गया है। बहुत बढ़िया, सिंपल आंसर, साधारण आंसर। इसके बाद में करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी समझ लो भाई। अगला क्वेश्चन इस तरीके से है मेरे बच्चे, ऐसे मैंने बना दिया है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, एक इंडक्टर है, ये एक रजिस्टर है, और इस डायरेक्शन में जो करंट है वो फ्लो कर रहा है। इफ करंट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर एंड इंक्रीज एट a रेट ऑफ 8 एम्पियर पर सेकेंड, इस रेट से करंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ऑल्सो वी ए माइनस वी बी जो है वो है 0.5 वोल्ट। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इफ resistance will be equal to 0.2 ohm। ये है अपने पास में क्वेश्चन। अब इसका जो आंसर है वो हमें बताना है भाई, इसका आंसर कितना बनेगा। आई मेरी बात समझ में? समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया, नहीं आई तो भी बढ़िया, आ गई तो भी बढ़िया। क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है, क्या इंग्लिश नहीं आती तुम्हें? इस तरीके से है ये अपने पास में सिनेरियो भाई, करते हैं इसका सोल्व, ठीक है। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। आंसर का जो डायग्राम है वो मैं नीचे बना देता हूं, ठीक है। ए वी ए माइनस वी बी है 0.5, तो भाई बी का पोटेंशियल मैं 0 मान लेता हूं, तो ए का क्या मानना पड़ेगा, 0.5। अच्छा, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। इंडक्टर है, इंडक्टर में इस तरीके से हो रहा है, यहाँ का पोटेंशियल निकाल लेता हूँ भाई। इंडक्टर में मोशन नहीं कर सकते क्योंकि एल की वैल्यू नहीं पता है, बट करंट से अपोजिट अगर रजिस्टेंस में चलेंगे तो क्या होगा बेटा, करंट से अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल बढ़ जाता है, तो कितने से बढ़ जाएगा, प्लस आई इंटू आर से। आई की वैल्यू है यहाँ पे 0.5 और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 0.2, कितने से बढ़ जाएगा, 0.5 को लिख दिया 1/2 इंटू 0.2, 0.1 वोल्ट से बढ़ गया। इधर पे था पोटेंशियल 0, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना बन गया है मेरे बच्चे, 0.1 वोल्ट, और ए का पोटेंशियल क्या है, 0.5। इंडक्टर के अक्रॉस में ईएमएफ गिवन आ गया, उसकी वैल्यू हो जाती है एल इंटू डी आई बाई डी टी। इसके अक्रॉस में ईएमएफ बन गया है 0.4, पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 और 0.1 का डिफरेंस इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी करंट का रेट ऑफ चेंज है 8, इसका मतलब है एल की वैल्यू हो जाती है 0.4/8, 0.1/2, मतलब कि 1/20, जिसको लिख सकते हैं 0.05 हेनरी, ठीक है। इसको लिखा जा सकता है 50 मिली हेनरी, वो भी इसका सही आंसर। तो ये बन जाता है इसका आंसर ठीक तरीके से, इधर 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 को। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये क्वेश्चन था, आसानी से इस क्वेश्चन को कर लिया है बढ़िया तरीके से।
और कुछ क्वेश्चन भी देखो भाई। इफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू 2 मिली हेनरी, करंट जो फ्लो कर रहा है सेल्फ इंडक्टेंस एंड ए करंट ऑफ वैल्यू I is equal to t square e की पावर माइनस t is flowing in the circuit. Find out the time at which EMF is zero. वो टाइम कैलकुलेट करना है जिस टाइम पे EMF की वैल्यू जीरो होगी। ये है अपने पास में। ओके मेरे बच्चे, L की वैल्यू गिवन है, I की वैल्यू गिवन है, तो EMF कैसे निकालनी है? L इंटू डी आई बाई डी टी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन E की वैल्यू तो जीरो है, तो L इंटू डी आई बाई डी टी क्या हो जाना चाहिए? जीरो। मतलब कि डी आई बाई डी टी ही क्या हो जाना चाहिए? इसका डिफरेंशिएशन निकाल के जीरो पुट करना है। तो टी स्क्वायर और ई की पावर माइनस टी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, पहले टी स्क्वायर एज इट इज, ई की पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई की पावर माइनस टी इंटू माइनस प्लस, अगले स्टेप में ई की पावर माइनस टी एज इट इज, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टी विल बी इक्वल टू टी इंटू ई की पावर माइनस टी को कॉमन ले लेंगे तो माइनस टी प्लस टू इज इक्वल टू टी। ये वाली टर्म है अपने पास में, इसको ले जाके जीरो पुट कर देंगे तो माइनस टी प्लस टू जीरो हो गया। टी की वैल्यू क्या आ गई है? तो ये वो टाइम है जिस टाइम पे ईएमएफ की वैल्यू जीरो होगी। डन। ऐसे ही पढ़ते रहे, कलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही ना। ठीक है भाई, चलो तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन करना ही तो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो अपने पास में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे है बेटा, इफ ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस टाइम इज गिवन बाय, करंट और टाइम का जो ग्राफ है वो इस तरीके से है। इस डायरेक्शन में है करंट मेरे बच्चे, इस डायरेक्शन में है टाइम, और इस तरीके से है ये ग्राफ। ऐसे से ग्राफ बना है। ये है जीरो, ये है T1, ये है T2 और ये है T3। ठीक है, मैक्सिमम जो करंट है वो है I नॉट। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें हमें क्या ड्रॉ करना है? ड्रॉ ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ। इसके ईएमएफ और टाइम का ग्राफ बनाना है फॉर दिस इंडक्टर। इस वाले इंडक्टर के लिए ईएमएफ और टाइम का जो ग्राफ है वो बनाना है। तो ये है अपने पास में आंसर इस क्वेश्चन का। देखो मेरे बच्चे, करंट गिवन है, टाइम का फंक्शन, हमें क्या निकालना है? ईएमएफ, और इंडक्टर के अंदर से अगर इस करंट को पास करें तो ईएमएफ का क्या फॉर्मूला हो जाता है? माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। तो बेटा जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो तो हमेशा पॉजिटिव टर्म रहेगी। डी आई बाई डी टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप को, और स्लोप को किससे मल्टीप्लाई कर दिया है? माइनस। तो इस ग्राफ की जो स्लोप है, आई और टी के ग्राफ की जो स्लोप है वो होगी बेटा डी आई बाई डी टी, और इसकी जो स्लोप आएगी उसको सिंपली नेगेटिव करना है, उसका यूज करते ही ईएमएफ निकल के आ जाएगा। देखो तो अब निकालते हैं इस चीज का आंसर। T1, T2, यहाँ पे है T3। ऐसे करके ये जो तीन बन रही हैं ये है। टाइम जो है
वो ये गिवन। पहले केस में देखो 0 से लेकर t1 के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और इसकी पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप को माइनस से मल्टीप्लाई करते ही क्या बन गया है, नेगेटिव। तो सबसे पहले जो अपने पास में ईएमएफ बना है वो नेगेटिव, बाद में इसकी स्लोप 0 है तो बाद में इसका ईएमएफ क्या हो गया, 0, और उसके बाद में इसकी स्लोप है वो हो गई है नेगेटिव। तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ऐसे करके इसका जो ग्राफ है वो बन जाता है ईएमएफ का टाइम के साथ में जो ग्राफ है। देखना क्या होता है, नेगेटिव ऑफ स्लोप। इतना सा इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है बेटा, तो अगला जो कंसेप्ट है इस पे वो करते हैं, वो है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलिनोइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलिनोइड। कोई अपने पास में सोलिनोइड है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो कर लेते हैं कैलकुलेट, कुछ ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। एक मान लेते हैं कोई सोलिनोइड है, ठीक है, सोलिनोइड है, सोलिनोइड के अंदर में कोई नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, उसकी लेंथ गिवन होगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन होगा। तो लेट ए सोलिनोइड विद कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इसकी गिवन है कैपिटल एन, एंड इट हैज लेंथ एल। इसकी जो लेंथ है वो अपने पास में है एल, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है ए। ओके, ऐसे अपने पास में इसकी प्रॉपर्टी गिवन है किसी भी सोलिनोइड की। ठीक है, तो अब देखो इस सोलिनोइड का इंडक्टेंस निकालना है। ये मैंने बना लिया है ताकि देखने में अच्छा सा लगे। इस तरीके से बनता है सोलिनोइड। इसमें इस तरफ से जो करंट एंटर कर रहा है वो आई है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है ए, और इसकी जो लेंथ है वो है भाई एल। ऐसा अपने पास में गिवन है। इसमें मान लेते हैं करंट आई फ्लो करवा दिया है, लेट करंट आई इज फ्लोइंग इन इट। ये जो सोलिनोइड है इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो अगर जैसे ही मैं करंट आई फ्लो करवाऊंगा तो इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड है जो सोलिनोइड में वो आ गया है म्यू नोट एन इंटू आई। ये इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड आ गया है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो फ्लक्स है वो निकाल लेते हैं। फ्लक्स लिंक्ड विद इट, इससे रिलेटेड जो फ्लक्स है वो निकाल देता हूं। वही फ्लक्स है उसको लिख देते हैं फाई से। फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ टर्न्स इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कुलर लूप में इस तरीके से फ्लो करेगा, एरिया वेक्टर भी इसी तरीके से होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स होती है वो लिख ली थी। बी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू हो जाती है म्यू नोट एन आई इंटू एरिया। जो स्मॉल एन है वो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बहुत बढ़िया, उसकी टर्म्स में ही लिख लेते हैं। ठीक है, या अभी के लिए ऐसे ही रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फ्लक्स जो है उसकी वैल्यू ये आ गई है, फ्लक्स इज इक्वल टू एन म्यू नोट स्मॉल एन आई इंटू ए। जैसा कि हमें पता है कोई भी फ्लक्स होगा वो बेटा इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, एल इंटू आई, ऐसा एग्जिस्ट करता है। तो इसको करते हैं कंपेयर विद दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के साथ में कंपेयर कर देते हैं फाई इज इक्वल टू एल आई से, तो फाई की जगह पे फाई, आई की जगह पे आई, और जो बाकी सब बच गया वो है एल। इसका से कंपेयर करेंगे तो अपने पास में एल है उसकी वैल्यू हो जाती है म्यू नोट कैपिटल एन स्मॉल एन इंटू ए।
ठीक है, जो कैपिटल एन है, ठीक है, उसको पहले तो मैं कैपिटल एन को लिख देता हूं नंबर ऑफ टर्न्स इनटू लेंथ, क्योंकि स्मॉल एन है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इसकी टर्म्स में पुट कर देता हूं पहले तो, ये लो चलो, एन नोट एन इंटू एन, तो एन स्क्वेयर ए बाई एल। ये अपने पास में सेल्फ इंडक्टेंस का ही फॉर्मूला है। ऑल्सो भाई जो कैपिटल एन है उसको लिख सकते हैं स्मॉल एन इंटू एल, तो म्यू नोट एन स्क्वेयर ए इंटू एल। वहां से जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा म्यू नोट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का स्क्वायर इंटू ए इंटू एल। बेटा ये वाला तरीका अपने लिए थोड़ा सा इजी रहता है याद रखने के लिए, तो क्या हो जाता है म्यू नोट एन स्क्वेयर, एरिया इंटू लेंथ है उसको लिख सकते हैं वॉल्यूम। तो सोलिनॉइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू हो जाती है म्यू नोट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का स्क्वायर इनटू उसकी वॉल्यूम, और वॉल्यूम लिख दिया है एरिया इंटू लेंथ से। ऐसे करके इसका जो आंसर है वो बन गया। चलो बहुत बढ़िया। इफ सम मटेरियल इज प्लेस्ड इनसाइड कोइल, इसमें जो कोइल बन रही है उनके अंदर मैं अगर कोई मटेरियल रख देता हूं, उस केस में जो उसका सेल्फ इंडक्टेंस है वो क्या बन जाता है म्यू नोट इंटू म्यू आर एन स्क्वायर ए एल। तो जो म्यू नोट था उसमें अपने पास में म्यू आर से मल्टीप्लाई हो जाता है, कितना सा फर्क बन जाता है, जिसको सिंपली म्यू एन स्क्वायर ए एल भी लिख सकते हैं। ये अपने पास में बन गया है सेल्फ इंडक्टेंस का जो सिनेरियो है। बेटा इधर से अपने पास में ये पता चल गया है कि भाई जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस देखो किस पे डिपेंड करता है, एक तो उसमें क्या मटेरियल डाला हुआ है उस पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है, और ये तो अपने पास में वॉल्यूम है कि भाई उसकी शेप पे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है बेटा शेप साइज ज्योमेट्री पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, और क्या मटेरियल है उस, इस बारे में ही लिख लेते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलिनॉइड डिपेंड्स ऑन, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे, नंबर ऑफ टर्न्स इन कोइल, कि भाई कोइल में कितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हैं। इसके बाद में सेकंड है वो डिपेंड करता है शेप और साइज पे, शेप एंड साइज ऑफ कोइल, एक टाइप से ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है कि कोइल किस तरीके की ज्योमेट्री है। और थर्ड डिपेंड करता है कि इसके अंदर में कौन सा मटेरियल रखा हुआ है, तो मीडियम इनसाइड द कोइल। सिर्फ ये तीन चीजें हैं जिन पे अपना जो सेल्फ इंडक्टेंस है किसी भी सोलिनॉइड का वो डिपेंड करता है, तो जो तीनों की तीनों चीजें हैं हमने लिख ली है। ऐसे रहता है अपना जो सोलिनॉइड है वो, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आसान सी चीज थी भाई। जो सोलिनॉइड है उसका सेल्फ इंडक्टेंस बेटा याद रखना, क्योंकि ये बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जेई और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट। इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, कुछ एक आधा कंफ्यूजन करके इस तरीके के क्वेश्चन भी इस पे बेस्ड आ सकते हैं। तो कुछ जो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है वो करते हैं। ये है अपने पास में क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर ए सोलिनॉइड ऑफ लेंथ एल। हमें एक सोलिनॉइड बनाना है जिसकी जो लेंथ है वो हो एल। ऐसा सा सोलिनॉइड बनाएंगे भाई जिसकी लेंथ अपने पास में हो एल, और उसका जो सेल्फ इंडक्शन है, जो इसका सेल्फ इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू हो कैपिटल, तो इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो हो कैपिटल एल। ठीक है, इन दोनों की टर्म्स में हमें इस इंडक्टर की लेंथ चाहिए। चलो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल तरीके से हमें इसको सोल्व करना है। तो फाइनल आंसर है वो स्मॉल एल और कैपिटल एल की टर्म्स में ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसका फॉर्मूला लिख लेता हूं, म्यू नोट
नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर इनटू ए डिवाइडेड बाई एल। ऐसा है अपने पास में, जो कैपिटल एल है उसकी वैल्यू ये आ गई। बट अब अपने पास में कैपिटल एल की वैल्यू आने तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो स्मॉल एल भी है और जो म्यू नोट है, इन तीनों की टर्म्स में आंसर रख सकते हो कि ये तो है कांस्टेंट, और इन दोनों की टर्म्स में लिख सकते हैं कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया, इन दोनों को भी एलिमिनेट करना है। इसको तो बोल देता हूं पहले मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट चीज है बेटे इसकी जो एरिया है उसके बारे में रिलेट करना है। ठीक है, तो पहले तो अपने पास में लिख लेते हैं कि लेंथ रिक्वायर्ड, भाई कितनी सी लेंथ का सोलिनॉइड हमें रिक्वायर्ड होगा, उसको मैं लिख देता हूं एक्स से। एक्स लेंथ का सोलिनॉइड रिक्वायर्ड, तो वो वाली लेंथ कितनी होगी, देखो इसके अंदर में जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है, एक टर्न है उसकी जो लेंथ है वो होगी 2πr, क्योंकि अगर सर्कुलर है, वो भी ऐसी बात है सर्कुलर है, उसकी जो एक लेंथ है वो है 2πr, और बाकी जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो n इंटू 2πr, ये अपने पास में बन गया है लेंथ रिक्वायर्ड, जो x जो हमें कैलकुलेट करना है वो। चलो ठीक है, इधर से स्मॉल एन निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्मॉल एन को पुट करेंगे और एक एरिया को पुट करेंगे जिससे कि रीअरेंजमेंट हो सके। तो जो स्मॉल एन है उसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स अपॉन 2πr, नंबर ऑफ टर्न्स ये निकाल लिया है। ओके, ऑल्सो भाई जो एरिया है उसको पुट करने का पड़ेगा πr, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन माना है तो इसका एरिया पुट करेंगे πr। अब ये जो अपने पास में वैल्यूज आई हैं इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ n एंड a इन इक्वेशन नंबर 1, तो जो l है उसकी वैल्यू क्या बन जाती है, l इज इक्वल टू म्यू नोट, तो कैपिटल एन है उसको पुट करेंगे x अपॉन 2πr का स्क्वायर, एरिया मतलब कि πr स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। ऐसे ही अपने पास में बन जाएगा। बहुत बढ़िया, और ज्यादा इसको सोल्व करते हैं। एल इज इक्वल टू म्यू नोट एक्स स्क्वेयर पाई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई नीचे करेंगे 4 पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर और एल। यहाँ पे आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर एलिमिनेट हो चुका है, एक पाई से एक पाई एलिमिनेट हो चुका है। एल की वैल्यू बन गई है म्यू नोट एक्स स्क्वेयर अपॉन 4 पाई एल, एक्स स्क्वेयर बन जाता है 4 पाई एल अपॉन म्यू नोट, तो इधर पे जो x है वो बन जाता है अंडर रूट ऑफ 4 पाई एल अपॉन 4 पाई एल अपॉन म्यू नोट। फोर्थ ऑप्शन अपना जो सही आंसर है वो बन चुका है। ऐसे करके ये रीअरेंजमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन था बेटा, ज्यादा कोई अलग सी चीज नहीं थी, सिंपल ही चीज थी, बस रीअरेंजमेंट इसमें मुश्किल से किया गया, ऐसा सा ये क्वेश्चन था। इजी तरीके से हमने इसको निकाल लिया है, कुछ भी इसमें मुश्किल हमें नहीं पड़ा है। आगे देखो तो ही, चलो सेल्फ इंडक्टेंस से हमने यहां तक कर लिया है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसके बारे में लिखते हैं। तो वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस। कोई भी अपने पास में सिस्टम है उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कैसे रहेगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इसका जो मतलब है वो समझाता हूं कि भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस से ये किस तरीके से अलग था। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब हो जाता है अगर हम दो कोइल रख दें, सेल्फ इंडक्टेंस में थी एक कोइल, इसमें रख दी है दो कोइल, पहली कोइल दूसरी कोइल। पहली कोइल में हमने करंट फ्लो करवाया, उसकी वजह से जो दूसरी कोइल है उसके अंदर में ईएमएफ इंड्यूस हो गया। पहली की
करंट चेंज करवाने की वजह से उसमें फ्लक्स चेंज हुआ और इसके अंदर में ईएमएफ इंड्यूस हो गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन। एक कोइल में करंट फ्लो करवाने की वजह से दूसरे कोइल में फ्लक्स चेंज हो, जिसकी वजह से उसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाए। ठीक है, ये होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। लिखते हैं तो बेटे इसके बारे में, इसकी जो डेफिनेशन है वहां से स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कोइल्स, दो कोइल्स होनी चाहिए उसकी प्रॉपर्टी है, प्लेस्ड नियर ईच अदर by which a change in current in one coil या बोल देते हैं प्राइमरी कोइल। एक कोइल के अंदर में अगर हम चेंज मतलब करंट को चेंज करेंगे जिसकी वजह से दूसरी कोइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, causes an induced EMF in other coil, और जो अदर कोइल है उसको बोला जाएगा सेकेंडरी कोइल। ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसमें बेटा दो कोइल हमारे पास में होनी चाहिए, एक ये कोइल है, एक इसके साइड में हमने एक दूसरी कोइल रखी। क्या किया कि इस कोइल में हमने करंट फ्लो करवाया, इसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट किया। तो जैसे ही इसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट किया तो इससे पास होता हुआ इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होने लग गई। ठीक है, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो दूसरी कोइल में भी गई, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कोइल में भी चली गई। अब ये वाली तो अपने पास में है पहली कोइल जिसको बोलते हैं प्राइमरी कोइल, और जो दूसरे वाली कोइल है वो है सेकेंडरी कोइल। ये है प्राइमरी कोइल, ये है सेकेंडरी कोइल। क्या किया कि प्राइमरी कोइल में जो करंट फ्लो हुआ वो था I1, वोल्टेज को चेंज करने पे और ज्यादा करंट में चेंज आया। इसमें क्या हुआ बेटा, पहली वाली जो कोइल है उसमें जैसे जैसे करंट बढ़ा तो उसकी वजह से पहली वाली कोइल का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा। अब इस कोइल का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो इसके अंदर भी फ्लक्स चला गया, तो इस वजह से दूसरी कोइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी बढ़ने लग गया। मतलब क्या समझ में आया कि सेकेंडरी कोइल में जो फ्लक्स है वो प्राइमरी कोइल के करंट पे भी डिपेंड करता है। बस यही था अपने पास में म्यूचुअल इंडक्टेंस का लॉजिक। अगर फ्लक्स डिपेंड करता है करंट पे तो भाई ईएमएफ भी डिपेंड करता है, करंट चेंज होगा तो ईएमएफ आ जाएगा। इसके अंदर में ईएमएफ को मेजर करने के लिए हम क्या लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो φ2 है उसको हम लिख देते हैं M × I1। ठीक है, तो हियर यहाँ पे जो M है इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये जो प्रोसेस है ये है म्यूचुअल इंडक्शन, और इसके अंदर में जो M है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये इतनी सी चीजें थी इसमें, और इसमें कोई भी खतरनाक चीज या अगली चीज कुछ भी नहीं है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए जो M है, जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, वो किस पे डिपेंड करता है, M डिपेंड्स ऑन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स इन कोइल, भाई कोइल में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं। सेकंड अपने पास में वो डिपेंड करता है साइज एंड
शेप ऑफ कोइल, जो कोइल है उसकी कैसी शेप है और कैसा उसका साइज, ठीक है। एरिया वेरिया उन सब पे डिपेंड करेगा, ऑफ कोइल, दोनों कोइल्स पे, ठीक है। मीडियम इनसाइड कोइल, मीडियम इनसाइड कोइल, जो कोइल्स है इनके बीच में कैसा मीडियम है उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट अपने पास में डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन टू कोइल, दो कोइल्स हैं उनके बीच में कितना सा डिस्टेंस है, पास पास में है दोनों कोइल्स तो ज्यादा फ्लक्स लिंक हो जाएगा, दूर दूर हैं तो भाई फ्लक्स में दिक्कत है। इन सब चीजों पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो डिपेंड करता है। बढ़िया चीज है जो कि अपने को समझ में आ गई है। ईएमएफ लिखना हो भाई सेकंड कोइल में तो वो किस वजह से आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस डी फाई टू बाई डी टी। सेकंड वाली कोइल में कितना सा फ्लक्स चेंज हो रहा है, वो देखो क्या हो जाएगा, माइनस एल इंटू डी आई टू बाई डी टी और माइनस एम इंटू डी आई वन बाई डी टी। बेटा जो सेकेंडरी कोइल में ईएमएफ आएगा ना उसमें क्या रहेगा, खुद की कोइल का तो सेल्फ इंडक्टेंस और दूसरी कोइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस, इन दोनों चीजों पे जो ईएमएफ है वो डिपेंड करेगा। तो बेटा एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूं, ऑडियो चली गई थी। तो अगर मैं फर्स्ट कोइल के अंदर में करंट फ्लो करवाऊं और सेकंड कोइल के अंदर में ईएमएफ देखूं तो जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो M1 बन रहा है, मान लेते हैं M12 बन रहा है, ठीक है। या ऐसा करूं कि मैं सेकंड कोइल के अंदर में करंट फ्लो करवाऊं और फर्स्ट कोइल के अंदर में म्यूचुअल इंडक्टेंस देखूं, ठीक है, फर्स्ट कोइल के अंदर में ईएमएफ देखूं, तो जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बनेगा वो बनेगा M21। तो बेटा दोनों की वैल्यू सेम ही होती है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, चाहे किसी भी कोयल में करंट फ्लो करवाओ, किसी का भी फ्लक्स चेक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बस ये ही है, तो अपना नोट करके जो पॉइंट है वो इस चीज को भी लिख लो, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कोइल 1 ड्यू टू कोइल 2 इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कोइल 2 ड्यू टू कोइल 1। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पहली कोइल में दूसरी की वजह से, चाहे दूसरी में पहले की वजह से, दोनों का आंसर सेम ही आता है, ठीक है, कोई भी फर्क नहीं है। तो बेटा दोनों के केस में हमने एम से ही लिखा करेंगे, तो किसी भी एक में करंट फ्लो करवाओ, दूसरी का फ्लक्स चेक कर लो, इजीली म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल जाएगी। ये होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का मेथड, ठीक है बेटा। तो अब देखो नेक्स्ट करते हैं, दो कोएक्सियल सोलिनॉइड हैं उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते हैं, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनोइड्स, दो कोएक्सियल सोलेनोइड्स ले लिए हैं मैंने, उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस हम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो भाई देखो ऐसा सा अपने पास में कोई मटेरियल है जिसके अराउंड में रैप अप करूंगा मैं वायर्स को। तो ये एक हमने कॉमन सा मटेरियल ले लिया है, इसके अराउंड में वायर्स को मैं रैप अप करता हूँ, ऐसे ऐसे करके वायर्स को रैप अप कर दिया है। ठीक है, इस तरफ से इस वायर में करंट फ्लो किया है, करंट बाद में फ्लो कर लेंगे, छोड़ो इसको। ठीक है, एक अपने पास में सोलिनोइड बना दिया है,
इसके ही एक दूसरा सोलेनोइड बनाता हूं इसी पे ही, तो वो सोलेनोइड इस तरीके से है। इसी रीजन में ही उसको भी रैप अप कर दिया। ठीक है बेटा, नीचे वाला जो सोलेनोइड है वो है प्राइमरी, ऊपर वाला है वो है सेकेंडरी। इस तरीके से अपने पास में ये जो सिनेरियो है वो है। ठीक है, इसको नहीं भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और इसको अगर बनाए रखें तो भी कोई दिक्कत। तो दो कोएक्सियल सोलेनोइड है, एक ऐसी वायर ली है, इसके अराउंड में रैप अप कर दिया है बेटा। ठीक है, और सोलेनोइड बना दिया, ऐसे ऐसे करके रैप अप कर दिया है और सोलेनोइड बना दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, लेट टू कोएक्सियल सोलेनोइड ऑफ लेंथ एल, दोनों की जो लेंथ है वो एल है, एरिया ए एंड हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स N1 एंड N2। एक में नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, एक में नंबर ऑफ टर्न्स N1 है। इस तरीके से उन दोनों को बनाया गया है। ठीक है, तो बेटा इसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है। देखो क्या है कि एक कॉइल में तो करंट फ्लो करवाएंगे और दूसरी के अंदर फ्लक्स देख लेंगे। ले तो भाई इसमें करंट फ्लो करवाया है I1, लेट प्राइमरी कोइल कैरी करंट I1, प्राइमरी कोइल में करंट I1 फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से जो प्राइमरी कोइल में मैग्नेटिक फील्ड आया है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड इन प्राइमरी कोइल विल बी, तो प्राइमरी कोइल है उसमें कितना सा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो इसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नोट, इसके नंबर ऑफ टर्न्स इनटू इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो। ठीक है, तो म्यू नोट लिख दिया, इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो I1 है, और सॉरी इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालना है ना, N1 मतलब, तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स है N1 और इसकी लेंथ है L और इनटू I। ऐसे करके इसमें जो करंट फ्लो कर सकता है वो लिख दिया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है प्राइमरी कोइल में, प्राइमरी कोइल की वजह से वो वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो लिख दिया। ठीक है, अब जो दूसरी वाली जो कोइल है उसके अंदर में इसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जाएगा। ठीक है, दिस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो लिंक्ड विद लिंक्ड विद सेकेंडरी कोइल, क्योंकि सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कोइल से लिंक होगा, क्योंकि दोनों की दोनों कोइल एक जैसी ही तो है। तो सेकेंडरी कोइल का फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो फ्लक्स इन सेकेंडरी कोइल, तो सेकेंडरी कोइल है उसका फ्लक्स बता देते हैं भाई कितना सा होगा। तो सेकेंडरी कोइल है उसका फ्लक्स हो जाएगा π2 से लिख देंगे। सेकेंडरी कोइल में नंबर ऑफ टर्न्स है वो, और सेकेंडरी कोइल में जो मैग्नेटिक फील्ड आया है वो तो पहली की वजह से ही है, इनटू सेकेंडरी कोइल का एरिया भी सेम ही है दोनों कोइल, इसको लिख देते हैं। N2 मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या है, म्यू नोट N1 अपॉन L इंटू I1 इंटू, ये आ गया है सेकेंडरी कोइल में फ्लक्स। अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर विद सेकेंडरी कोइल में जो फ्लक्स है वो हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू पहली कोइल का करंट, इसके साथ में कंपेयर करेंगे तो जो φ2 इज इक्वल टू M इंटू I1, जो बाकी सब बचा है वो M है, तो इधर से जो M है उसकी वैल्यू निकल के आ जाती है म्यू नोट N1 N2 A डिवाइडेड बाई L। ये हो जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला। इसमें क्या था बेटा, I1 के अलावा बाकी सब बचा हुआ, N1 N2 L और A।
इसी चीज को हमने लिख दिया है। तो ऐसा करके आ गया है म्यूचुअल इंडक्टेंस। बस इतना सा निकालना था। ऑल्सो ये अपने पास में कैपिटल है, नंबर ऑफ टर्न्स की टर्म में गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की टर्म में निकालेंगे। इसको भी एल से, एक एल से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये बन जाता है m इज इक्वल टू म्यू नोट n1 n2 a इंटू एल। ऐसे करके इसका रिजल्ट स्मॉल n की टर्म्स में आ गया है, जो कि है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां तक भी हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई समस्या की बात नहीं है। तो ये है अपने पास में क्वेश्चन, इसका आंसर करते हैं। कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स व्हेन a current of 2 ampere change to 6 ampere in 0.2 second. Indicate the EMF 20 millivolt in secondary coil. तो भाई सेकेंडरी कोयल में जो ईएमएफ आ जाता है वो क्या हो जाता है, m इंटू डी आई बाई डी टी। ठीक है, सेकेंडरी कोयल में जो ईएमएफ आया है वो है 20 मिली वोल्ट, 20 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू m चेंज इन करंट। 2 एम्पियर से 6 एम्पियर चला गया है तो चेंज हुआ है 4 एम्पियर का, और जो इसको टाइम लगा है वो है 0.2। तो ठीक है, तो m है उसकी वैल्यू लिखता हूं मैं 20 इंटू 10⁻³ इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 4। तो ऐसे करके आ जाएगा, ये बन जाता है 20 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया 4 अपॉन 4 इंटू 10⁻³ हेनरी, तो 1 मिली हेनरी। तो इधर पे बेटा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो आ जाता है 1 मिली हेनरी का। ठीक है, तो ये बन जाता है अपना आंसर, कोई दिक्कत की बात है ही ना। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, नेक्स्ट अपने पास में जो है वो करते हैं। तो नेक्स्ट जो अपने पास में क्वेश्चन है वो देखो भाई क्या क्वेश्चन है, करते हैं अब इसको सोल्व। तो देखो मेरे बच्चे, ये है अपने पास में क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं बना देता हूं, एक सेकंड रुक जाना बस। तो ये है क्वेश्चन, टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r1 एंड r2 आर प्लेस्ड इन सम प्लेन विद देयर सेंटर कोइंसाइडिंग। चलो बहुत बढ़िया। दो कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है, इस तरीके से एक लूप है जिसकी की रेडियस है r1, ऐसे ही एक दूसरी लूप है जिसकी की रेडियस है r2। इसकी रेडियस है r1, एक दूसरी लूप है उसकी रेडियस है r2। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ये जो सिस्टम का सेटअप बन गया है, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना सा होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। करते हैं फिर कैलकुलेट। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी एक वायर में करंट फ्लो करवाएं और दूसरी में उससे रिलेटेड फ्लक्स निकालें, ऐसे करके म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा। तो बेटा अगर इसमें मैं करंट फ्लो करवाता हूं तो इसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला मुझे नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए मैं कर देता हूं R1 में करंट फ्लो करवाऊंगा, आई करंट हमने फ्लो करवा दी। ठीक है, तो इसकी वजह से इस छोटी वाली कोइल है उसमें मैग्नेटिक फील्ड है वो निकाल लेंगे, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो लेट करंट आई फ्लोज इन आउटर रिंग। आउटर रिंग के अंदर में आई करंट फ्लो कर रहा है। अगर इसमें आई करंट फ्लो करता है तो इसकी वजह से इसके ऊपर में कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो ये सेंटर पे रखी हो तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाती है, म्यू नोट आई अपॉन 2πr, सॉरी म्यू नोट आई अपॉन 2r, पाई नहीं आता है सर्कुलर रिंग की वजह से सेंटर पे, म्यू नोट आई अपॉन 2r। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया है तो यहाँ पे इससे पास होता हुआ फ्लक्स भी निकाल सकते हैं। तो फ्लक्स क्या आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, म्यू नोट आई अपॉन 2r1, जो अंदर वाली लूप है उसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू r2 स्क्वायर।
ये अपने पास में फ्लक्स की वैल्यू आ गई। जैसा कि हमें पता है फ्लक्स इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट होता है। ठीक है, इसका करंट है, इसका फ्लक्स है। बहुत बढ़िया, फ्लक्स अंदर वाली का लिखा है, करंट बाहर वाली का लिखा है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर से इसको कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगी, पाई इज इक्वल टू एम आई, तो आई को हटा के बाकी सब बच गया। तो म्यू नोट पाई आर टू स्क्वेयर अपॉन 2r1, ये बन जाता है इस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसी को ही हमें कैलकुलेट करना है। इस पे बेस्ड बेटा नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो वाला क्वेश्चन आता तो भी तुमसे हो जाता। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, ये है बेटा अपने पास में क्वेश्चन। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है ना वो है ये। A conducting ring of radius b is placed coaxially in a solenoid of radius a। एक सोलिनोइड है जिसकी रेडियस ए है, उसके अंदर में हमने कंडक्टिंग रिंग को रख दिया है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ए करंट I इज फ्लो थ्रू द सोलिनोइड, सोलिनोइड से जो करंट है वो फ्लो कर रहा है, तो उस रिंग के अंदर में इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमें बताना है। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से अपने पास में सोलिनोइड है, सोलिनोइड का साइड भी बना दिया। सोलिनोइड बी रेडियस का था, इसके अंदर में हमने कोई ए रेडियस की छोटी सी रिंग रखी। ठीक है, तो अब इस सोलिनोइड की वजह से अंदर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो बताना है। तो इसमें हम सोलिनोइड जो वो वाला म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, ऐसे डायरेक्ट ही कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है ही ना। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनोइड, सोलिनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू हो जाती है म्यू नोट एन आई। ठीक है, अब बेटा वही मैग्नेटिक फील्ड है, इस अंदर वाली लूप से जाएगा, तो फ्लक्स इन इनर लूप, अंदर वाली लूप है उससे पास होता हुआ जो फ्लक्स है वो निकाल रहे थे। अंदर वाली लूप में कितना फ्लक्स हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू अंदर वाली लूप का एरिया, तो म्यू नोट एन आई, अंदर वाली लूप है उसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर। करंट की भी वैल्यू गिवन है म्यू नोट एन पाई ए स्क्वायर, और आई है वो है आई नोट कोस ओमेगा टी। ये आ गई है फ्लक्स की वैल्यू। अगर बेटा किसी लूप से फ्लक्स आ गया तो उसका ईएमएफ निकालना बिल्कुल आसान है। ईएमएफ हो जाता है डी फाई बाई डी टी का मैग्नीट्यूड, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे बस, तो म्यू नोट एन आई नोट पाई ए स्क्वायर, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। कोस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, और माइनस माइनस तो मैग्नीट्यूड में चला गया, तो ये इसका आंसर है वो बन जाता है। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो रिंग में, उसकी वैल्यू इतनी सी आ जाती है। तो इसके सारे के सारे जो ऑप्शन है वो गलत ही हैं। ठीक है, साइन आना चाहिए था बेटा। ठीक है, कोस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन आएगा, जो कि इसका सही ऑप्शन बनना था, जो कि इसमें कोई भी ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, चलो तो भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में हमने बेटा लिख लिया। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। कोई भी इंडक्टर है उसमें कितनी सी एनर्जी स्टोर होती है। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, कोई बेटा इंडक्टर है तो उसमें कितनी सी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है, इस बारे में हम लिखने वाले। बिल्कुल आसान कंसेप्ट है, इजी सी सिंपल सी चीज है, कोई मुश्किल नहीं है। अपने पास में कोई भी अगर इंडक्टर है, ठीक है, उसमें कितनी सी एनर्जी स्टोर्ड होगी उसके बारे में हमें लिखना है। बेटा एनर्जी स्टोर्ड बिल्कुल ही आसान कंसेप्ट है, बिल्कुल ही इजी कंसेप्ट है। तो कोई भी इंडक्टर जो होता है उसमें जो एनर्जी आती है वो किस की फॉर्म में सोल, जो वो होती है बेटा, इंडक्टर है
इसके अंदर में अपने पास में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आता है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी। तो इस एनर्जी का डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। लेट एन इंडक्टर जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है L इज एज सोन। इस तरीके से है बेटा कोई इंडक्टर, ठीक है, इंडक्टर है L। इस इंडक्टर में हमें आई करंट फ्लो करवाना है, किसी भी तरीके से इसमें आई करंट हमें पहुंचवाना है। तो अगर बेटा इसमें आई करंट अगर पहुंचवाना है तो इसके अक्रॉस में कितना सा ईएमएफ लगाना पड़ेगा, ठीक है, ईएमएफ रिक्वायर्ड, ठीक है। इसमें कितने से ईएमएफ की जरूरत होगी, ठीक है। इसके खुद में कितना सा ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, खुद में जो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा वो हो जाएगा -L इंटू डी आई बाई डी टी। बेटा इसमें अपोजिट जनरेट होगा तो इसके बराबर हमें एक अलग से ईएमएफ लगाना पड़ेगा इस, ठीक है, इसके बराबर हमें इसमें एक ईएमएफ लगाना पड़ेगा। तो एक बैटरी हमने लगा दी है जो कि ईएमएफ की है, ठीक है, बस। तो इसके लिए ईएमएफ रिक्वायर्ड है, उसकी वैल्यू आ गई है ई, जो कि बन जाता है L इंटू डी आई बाई डी टी। इससे अपोजिट पोलैरिटी का चाहिए होगा, क्योंकि वो उसको अपोज कर रहा होगा, तो बाहर से हमें एक अलग एक्सटर्नल बैटरी लगानी पड़ेगी। चलो भाई, इसमें हम निकाल लेते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल वोल्टेज इज गिवन बाय। इसमें बेटा आई करंट फ्लो करवाना है तो इतना सा ईएमएफ हमें लगाना पड़ेगा, और उस ईएमएफ को लगाने के लिए इसमें कितनी सी एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा बैटरी को, वही इसमें एनर्जी स्टोर्ड है वो हो जाएगी। पीडब्ल्यू उसका फॉर्मूला हो जाता है इसका जो ईएमएफ है, बैटरी का ईएमएफ है इनटू जो चार्ज सप्लाई कर रहे हैं। तो थोड़ा 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 करके इसमें चार्ज जाता हुआ चला जा रहा है। ई जो है उसकी वैल्यू लिख लेते हैं L इंटू डी आई बाई डी टी और डी। जैसा कि बेटा पता है डी क्यू बाई डी टी तो करंट ही होता है, तो L इंटू आई इंटू डी आई। इतना सा बैटरी को वर्क डन करना पड़ रहा है। जो भी बैटरी वर्क डन करेगी वही इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो दिस वर्क डन इज टू मेंटेन मैक्सिमम करंट आई। आई करंट को मेंटेन करने के लिए जो वर्क डन लगेगा उसको निकाल ले रहा हूं, L इंटू आई इंटू डी आई। जीरो करंट से स्टार्ट हुआ था, आई करंट तक पहुंच गया है। आई को इंटीग्रेशन करेंगे तो आई की पावर 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आई का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, जीरो से आई। इसका बन जाता है हाफ एल आई स्क्वायर। जो बैटरी को वर्क डन करना पड़ रहा है वही इसकी एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, एज पोटेंशियल एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उसकी वैल्यू आ जाती है हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। डेरिवेशन को नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। हाफ एल आई स्क्वायर है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो बेटा जो इंडक्टर है उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसका आंसर आता है हाफ एल आई स्क्वायर। ये हो जाती है वो एनर्जी स्टोर्ड जो कि किसी भी इंडक्टर में स्टोर हुई है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इस एनर्जी को हमने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। फोर है व्हाट अबाउट एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है उसकी वैल्यू कितनी होती है इंडक्टर में।
वो चीज अब निकालने वाले हैं। एनर्जी नहीं निकाल रहे हैं, अब निकाल रहे हैं एनर्जी डेंसिटी, मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी वैल्यू आई है हाफ एल आई स्क्वेयर अपॉन वॉल्यूम। चल तो बेटे कर देते हैं हाफ एल, अपने पास में एक सिंपल सोलिनोइड है उसको लेके चल लेते हैं बेटा। सोलिनोइड के लिए जो एल है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, म्यू नोट एन स्क्वेयर इंटू वॉल्यूम इंटू आगे है आई स्क्वेयर, और इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, वॉल्यूम। इसका जो आंसर है वो बन जाता है हाफ म्यू नोट एन स्क्वेयर आई स्क्वेयर। तो म्यू नोट से मल्टीप्लाई म्यू नोट से डिवाइड, म्यू नोट एन आई ये हो जाता है उस सोलिनोइड का मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया है अपॉन 2 म्यू नोट। तो जो एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम है किसी भी इंडक्टर के लिए, उसकी वैल्यू हो जाती है हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नोट। इसको लिख लेते हैं, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम। कोई भी सोलिनोइड है उसमें एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम है ना, उसकी वैल्यू है ये, जो कि है बी स्क्वेयर अपॉन 2 म्यू नोट। बस ये चीज हमें देखनी थी। तो एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी डेंसिटी, सब कुछ हमने निकाल लिया। ठीक है बेटे, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में करते हैं इससे नेक्स्ट कंसेप्ट। इससे नेक्स्ट जो अपना कंसेप्ट है वो देखो, जो कि है बेटा अपने पास में कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कौन सा है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। इसको समझना भाई। तो बेटा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को समझते हैं कि भाई कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है, क्या बवाल चीज आ गई। ठीक है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को समझो। अगर अपने पास में कोई भी दो कोइल हैं, ऐसे करके एक कोइल है, ऐसे करके एक दूसरी कोइल है, दोनों को मैंने ऐसे साइड बाय साइड रखा। बेटा इसमें जैसे ही करंट फ्लो करवाता हूं तो उसकी वजह से इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड चला जाता है। ठीक है, इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो है L1, इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो है L2, और इन दोनों का मिला के जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ऐसा रहता है, जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस है इन दोनों कोइल्स का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है अंडर रूट ऑफ L1 L2, दोनों का इंडिविजुअल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसके। ठीक है, अब इस चीज का यूज करके जो कैपिटल एम है उसका एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट निकालते हैं L1 L2। इसमें जो K बना है इस फॉर्मूले में, जो अपने पास में K है, इस K को ही बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। यहां पे हियर K इज कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, और इसके लिए जो फॉर्मूला है वो बन जाता है m अपॉन अंडर रूट ऑफ K1 K2। ऐसा होता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के बारे में और कुछ वैल्यूज जो है वो बता देता हूं। जैसे कि अगर अपने पास में इस तरीके से दो कोइल्स हैं, एक कोइल, एक बेटा दूसरी कोइल, दोनों को ऐसे ऐसे अटैच कर रखा है। ठीक है, अब इस कोइल से जो फ्लक्स पास होगा वो मैक्सिमम इस कोइल में चला जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है उसकी वैल्यू 1 के आसपास रहेगी। दूसरा केस ऐसे लिखेंगे भाई, दोनों कोइल को परपेंडिकुलरली रखा हुआ है, तो इस कोइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो इससे बहुत कम पास होगा,
इसकी एक्सिस के अलोंग तो कुछ जाएगा ही नहीं, तो ऐसे केस में बेटा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग हो जाता है 0। अगर दो कोइल हैं परफेक्टली कपल्ड हैं ऐसे करके, तो इस केस में कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू हो जाती है, इधर से क्या निकल के आया भाई, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग सबसे बढ़िया से बढ़िया केस में 1 बनेगा, सबसे घटिया केस में 0 बनेगा। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू इतनी सी रेंज में ही एग्जिस्ट करेगी, बस इतना सा होता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। बढ़िया बात, सिंपल बात। अच्छा, इस पे बेस्ट एक छोटा सा भाई एग्जांपल भी कर लेते हैं, अब लगे हाथ इतना लिख ही लिया है तो एक एग्जांपल जो है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग पे वो समझो। इफ अगर बेटा दो सोलिनॉइड है जो कि प्रॉपरली कपल करे हुए हैं, ठीक है, और उनका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो है 8 मिली हेनरी और 2 मिली हेनरी, तो उसका जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है, क्योंकि प्रॉपरली कपल है तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग तो हो जाएगा 1, ठीक है। के L1 L2, के की वैल्यू है 1, अंडर रूट ऑफ 8 इंटू 2 अंडर रूट ऑफ 16, तो क्या आंसर आ जाता है 4 मिली हेनरी, ठीक है। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस बनेगा इस केस में वो बन जाएगा 4 मिली हेनरी, बस ये आंसर है। इसके बाद में जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है भाई कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, इंडक्टर्स की कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। भाई इंडक्टर्स हैं वो सीरीज में और पैरेलल में किस तरीके से कंबाइंड है, ये चीज हम निकाल, ठीक है बेटा। देखो तो अब इसको निकाल लेते हैं भाई। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, तो इंडक्टर में दो टाइप की कॉम्बिनेशन पढ़ी जाएंगी भाई। सबसे पहली होगी सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड कॉम्बिनेशन होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इतनी सी है सीरीज पैरेलल, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है बेटा, दोनों दो इंडक्टर को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, इस तरीके से होती है सीरीज कॉम्बिनेशन। एक इंडक्टर दूसरा इंडक्टर, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। तो इंडक्टर को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है, उसकी वैल्यू हो जाती है L1 प्लस L2। जैसे रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है वैसे ही इंडक्टेंस को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन समझो, L1 और L2 इन दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला होगा 1/L1 प्लस 1/L2, ऐसे निकाली जाती है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। तो यही रहता है इंडक्टर्स में, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। रजिस्टर्स को जैसे जोड़ा जाता था वैसे ही इनको जोड़ना है। ये यहां तक खत्म हो जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भाई एल आर सर्किट, ठीक है। एल आर सर्किट है वो अपने सिलेबस में नहीं है, बट जो बेसिक चीजें हैं जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतना सा एल आर सर्किट पढ़ेंगे। तो लिखते हैं बेटे एल आर सर्किट। एल आर सर्किट को भाई समझना, सबसे पहला जो इसमें हम केस करने वाले हैं वो है ग्रोथ ऑफ करंट इन एल आर सर्किट। एल आर सर्किट जो है उसमें करंट का ग्रोथ किस तरीके से हो रहा होगा, कि करंट इंक्रीज कैसे हो रहा होता है उसमें, ठीक है। तो देखो बेटा, जैसे ही हम किसी इंडक्टर को किसी रजिस्टर के साथ कनेक्ट करते हुए, रजिस्टर तो भाई कनेक्ट करना ही पड़ेगा
क्योंकि कोई बैटरी भी है उसका भी तो खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, या तो वायर से उनका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो ये नहीं भी कनेक्ट करेंगे तो भी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब बेटा अगर मैं इसकी जो की है उसको क्लोज करता हूं t इज इक्वल टू 0 पे, तो उस केस में क्या है कि इस बैटरी से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, आई करंट। अब जैसे जैसे वो करंट बढ़ेगा इंडक्टर उस करंट का अपोज करता जाएगा, जितना ज्यादा बड़ा इंडक्टर उतना ही करंट का अपोज करेगा। तो करंट सडनली नहीं बढ़ता है, करंट को धीरे 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 बढ़ने देता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा अपोज करेगा फिर और थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा अपोज, थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा अपोज। तो इस तरीके से इसके जो केसेस हैं वो हो रहे होते हैं, ऐसे करके जो करंट है वो बढ़ रहा होता। तो अब इसी चीज के बारे में ही लिखने वाले हैं। इसमें जो करंट के ग्रोथ की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ करंट, इसको सोल्व करके बेटा जो करंट की इक्वेशन आती है वो इक्वेशन बता देता हूं कैसी आती है। वो इक्वेशन होती है आई इज इक्वल टू आई नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। यहां पे इस इक्वेशन में डेरिवेशन इसका नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपने काम का नहीं है, अपने सिलेबस का नहीं है। यहाँ पे जो बेटा आई नोट है, ये वाला जो आई नोट है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है मैक्सिमम करंट। आई नोट किसको रिप्रेजेंट करता है? आई नोट रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम करंट को। और मैक्सिमम करंट इस सर्किट में कितना हो सकता है? मैक्सिमम करंट हो सकता है इसका ईएमएफ अपॉन इसका रजिस्टेंस, तो वो बनता है ई अपॉन आर, ठीक है। और इसमें एक टाउ यूज किया है, टाउ जिसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट जिसको लिखा जाता है टाउ से, और इसकी वैल्यू है भाई एल अपॉन आर। एल अपॉन आर जो है बेटा इसके जो डायमेंशन है वो टाइम वाले डायमेंशन ही होते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई एल अपॉन आर के क्या डायमेंशन है, आया हुआ क्वेश्चन। तो भाई बहुत दिक्कत की बात है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। इसका बेटा इसके अकॉर्डिंगली मैं ग्राफ बना देता हूं कि किस तरीके से करंट ग्रो करता है। ये इस लेवल पे है मैक्सिमम करंट जिसको बोला जा रहा है आई नो। करंट है वो सडनली ना ग्रो करके इस तरीके से ग्रो कर रहा होता है धीरे धीरे, और इनफाइनाइट टाइम के बाद में करंट मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है। तो ये होती है करंट की इक्वेशन या करंट के ग्रोथ की इक्वेशन। ऐसे अपने पास में जो करंट है वो ग्रोथ कर रहा होगा। इसके बाद में सेकंड आ जाता है डीके ऑफ करंट। ये जो करंट है वो किस तरीके से डीके करेगा अगर किसी चार्ज इंडक्टर को हम रजिस्टर के अक्रॉस में अपने पास में डिस्चार्ज होने के लिए छोड़ देते हैं तब। एक बार रुकना जरा, डीके से पहले इसके बारे में और थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं भाई। बेटा देखो दो केस बनते हैं इसमें भी। t इज इक्वल टू 0 पे जैसे ही मैंने की को क्लोज किया था, इंस्टेंट जैसे की को क्लोज किया था तो करंट की वैल्यू कितनी है? 0। तो t इज इक्वल टू 0 पे जो करंट है उसकी वैल्यू कितनी रहती है? 0, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 पे जो इंडक्टर है वो कोई भी करंट को अलाउ नहीं करता है, t इज इक्वल टू 0 पे ओपन सर्किट जैसा बिहेव करता है, ठीक है। when key is just closed, की को जस्ट क्लोज किया जाता है, देन इंडक्टर बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट। उस मोमेंट पे ओपन सर्किट जैसा बिहेव करता है, इंडक्टर कोई भी करंट को अलाउ नहीं होने देता। तो जब भी इंडक्टर कनेक्टेड हो t इज इक्वल टू 0 पे उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देना। एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इनफाइनाइट टाइम पे, बेटा इनफाइनाइट टाइम पे फुल करंट फ्लो करता है। तो जो करंट फ्लो करता है सर्किट में वो आई नोट रहता है,
इसका मतलब कि उस केस में जो इंडक्टर है उसको हम एक नॉर्मल वायर से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करता है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बहुत ज्यादा टाइम के बाद में, इंडक्टर बिहेव्स लाइक ए शॉर्ट सर्किट। इनफाइनाइट टाइम के बाद में बेटा जो इंडक्टर है वो एक शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव करने लग जाता है। ये अपने पास में इंडक्टर है, कैसा बिहेव करने लग गया है, एक शॉर्ट सर्किट के जैसा, जिसमें कि फुल करंट को अलाउ करता है, और जो करंट को अलाउ करता है उसकी वैल्यू भी हमने लिखी। तो ये था अपने पास में ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। ऐसे ही दूसरा जो केस है वो है बेटा डीके ऑफ करंट। डीके ऑफ करंट को समझो, अगर बेटा अपने पास में एक चार्ज इंडक्टर है, चार्ज, फुल्ली चार्ज है, पहले मतलब फुल्ली उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फुल सेटअप हो रखा है। ठीक है, अब उसमें हमने क्या कर दिया भाई, उसको हमने की से कनेक्ट किया और किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में डिस्चार्ज होने के लिए छोड़ दिया। की जो है उसको मैंने क्लोज कर दिया t इज इक्वल टू 0। बेटा जैसे ही की को क्लोज करूंगा तो उस केस में करंट फ्लो करने लग जाएगा। इस तरीके से सर्किट में क्या फ्लो करने लग जाएगा भाई, करंट फ्लो करने लग जाएगा। इस केस में जो इक्वेशन बनती है उस इक्वेशन को लिखा जा सकता है I इज इक्वल टू आई नोट e की पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, और इधर में जो आई नोट बनता है, मैक्सिमम जो करंट है वो बनता है जिस ईएमएफ से इसको चार्ज किया गया था वो अपॉन आर, और बेटा टाइम कांस्टेंट है इस इक्वेशन में, वो बन जाता है एल बाई आर। तो इंडक्टर में जो करंट डीके होता है ऐसे नहीं है सडनली डीके होगा, करंट धीरे 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 घट रहा होता है। डीके ऑफ करंट की जो इक्वेशन है वो इस तरीके से रहती है, आई नोट मैक्सिमम करंट है, उसके बाद में ऐसे ऐसे करके डीके होता हुआ चला जाता है। इनफाइनाइट टाइम के बाद में इंडक्टर फुल्ली डिस्चार्ज या फुल्ली डीके हो जाता है। ये अपने पास में डीके की केस, बस इतना सा अपने पास में इंडक्टर में ग्रोथ ऑफ करंट और डीके ऑफ करंट है वो आ जाता है। अब करते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। ये है भाई इस पे बेस्ड क्वेश्चन। एक कोइल है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है 50 हेनरी, इज जॉइंट टू टर्मिनल ऑफ ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, जिसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया है, जिसका ईएमएफ है 2 वोल्ट, थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड ए स्टेडी करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, और उस सर्किट से एक स्टेडी करंट फ्लो करता है। द बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड, द टाइम इन विच करंट डीके टू 1 अपॉन ई ऑफ स्टेडी वैल्यू, मतलब कि इसमें डीके होने लग रहा है एक इंडक्टर से किसी रजिस्टर में। ठीक है, तो इंडक्टर में जो डीके है उसकी इक्वेशन है वो लिख लेते हैं, आई इज इक्वल टू आई नोट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, हमें बताना है कितने से टाइम में इसका डीके 1 अपॉन ई हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट है भाई आई नोट अपॉन ई, इतना सा हो चुका है अब करंट, इसको लिख सकते हैं आई नोट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। आई नोट से आई नोट कैंसिल आउट, ई की पावर -1 बना, इधर बचा माइनस टी बाई टाउ। पावर को कंपेयर कर लिया, 1 है उसकी वैल्यू बन गई है टी बाई टाउ। इस टाइम पे डी के 1 अपॉन ई हो जाएगा, वो है टाउ, टाउ को लिखा जाता है एल बाई आर। एल बाई आर इंडक्टर है, उसमें एल 50 और रजिस्टेंस है 10, 50/10 मतलब कि 5 सेकेंड, टाइम की वैल्यू आ जाती है 5 सेकेंड। ऐसा सा एक कंसेप्ट था, ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस में है ही नहीं तो करने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, हाँ। अब जो क्वेश्चन है जो हमें करने हैं
वो वाले क्वेश्चन बता देता हूं। इस तरीके से है बेटा एक रजिस्टर, एक है ऐसे इंडक्टर, इसके नीचे एक है ऐसा रजिस्टर, एक इधर भी है रजिस्टर। ये भाई अपने पास में की है, की को मैं क्लोज करूंगा t इज इक्वल टू 0 पे। फाइंड आउट रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल करंट इन दिस सर्किट। ये जो अपने पास में सर्किट है, इसमें इनिशियल और जो फाइनल करंट है ना, उसका रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। तो भाई इस सर्किट में पहले कितना करंट फ्लो कर रहा था, बाद में कितना करंट फ्लो कर रहा है, उन दोनों का रेशियो है वो कैलकुलेट करके बता देना। सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बस तो ये क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करो जल्दी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनिशियल करंट है, उसका मतलब है t इज इक्वल टू 0 की सिचुएशन की बात हो। बेटा t इज इक्वल टू 0 पे इंडक्टर कोई भी करंट को अलाउ नहीं होने देता है। इंडक्टर है, किसी भी करंट को अलाउ नहीं होने देगा। इसका मतलब है इस तरफ तो करंट जाएगा ही नहीं, सर्किट सिर्फ और सिर्फ इतना सा बन जाएगा। इतना सा सर्किट बन जाएगा, ऊपर वाला जो सर्किट था वो हट गया है। ठीक है, इसके अंदर में जो करंट फ्लो करेगा वो हो जाएगा ईएमएफ अपॉन आर इक्विवेलेंट। आर और आर दोनों सीरीज में है, तो ईएमएफ अपॉन आर प्लस आर बन जाएगा 2R। इस सर्किट में जो इनिशियल करंट फ्लो करेगा वो हो जाएगा ई अपॉन 2R। फाइनल करंट इन्फिनिटी पे t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितना करंट फ्लो करेगा वो हम लिखने वाले हैं भाई, वो होगा फाइनल करंट। अच्छा देखो, फाइनल करंट ये होगा जब हम इसको क्लोज कर देंगे और इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा। बेटा इनफाइनाइट टाइम होने पे इंडक्टर एक वायर के जैसा बिहेव करता है, तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो सर्किट है वो बना लेता हूं। इंडक्टर है वो एक वायर के जैसा बन चुका है, नीचे में एक बैटरी कनेक्टेड है जिसका ईएमएफ है ई। ये आर और ये आर दोनों के दोनों किस में है, पैरेलल में, तो इसका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो बनेगा आर बाई 2। इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो हो जाएगा ईएमएफ अपॉन आर बाई 2 प्लस आर, जो कि बन जाएगा 3R बाई 2। तो इनफाइनाइट पे जो करंट फ्लो करेगा वो हो जाएगा 2E अपॉन 3R। टी इज इक्वल टू 0 का करंट निकाल लिया है, ये निकाल लिया है, तो अपना जो आंसर है वो क्या है, इन दोनों करंट का रेशियो I1 अपॉन I2। तो E अपॉन 2R, 2E अपॉन 3R, तो 1/2 डिवाइडेड बाई 2/3। इसका जो आंसर है वो बन जाता है 3/4, जो कि इसका फाइनल आंसर होता है। ठीक है भाई, फाइनल आंसर है वो हमने लिख दिया है। ऐसे ही करने हैं इसके जितने भी क्वेश्चन है वो, ठीक है, क्योंकि करने नहीं है, सिलेबस में नहीं है, इसलिए ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात हमें नहीं पड़ी। बढ़िया थी। इसके बाद बेटा जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है अपने पास में एसी जनरेटर, उसके बारे में लिखते हैं। लास्ट टॉपिक क्या है इस चैप्टर का, वो है एसी जनरेटर। ले तो भाई एसी जनरेटर को समझते हैं क्या होता है। एसी जनरेटर बेटा जैसे कि इसके नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि एसी को जनरेट करेगा। अच्छा,
एसी का मतलब हो जाता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट। अगला चैप्टर एसी ही है, उसी के बारे में ही करने वाले हैं। इट इज ए डिवाइस दैट जनरेट अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट। एक ऐसा डिवाइस है बेटा जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करता है। अब ये देखते हैं भाई इसका प्रिंसिपल क्या है। ये जो डिवाइस है ये अपने पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। लिखते हैं बेटा एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एसी जनरेटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। सिंपल साधारण चुटकियों में कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना आसान तरीके से समझाऊंगा कि सोचा भी नहीं होगा। ऐसा होता है बेटा एसी जनरेटर का डायग्राम, इस डायग्राम को समझ लो। देखो दो इसके अंदर में हमने मैग्नेट लगाई हुई है, एक तरफ नॉर्थ पोल है एक तरफ साउथ पोल। ठीक है, इन दो मैग्नेट्स के बीच में एक कोइल है, उसको रोटेट किया जा रहा है ऐसे ऐसे करके। कोइल है इन दोनों के बीच में, ऐसे करके फ्लिप होती जा रही है। ठीक है, जितनी फास्ट फ्लिप होगी उतना ही अपने लिए आसान होगा। ठीक है भाई, इनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड को नहीं लिखते हैं, सिर्फ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब बेटा इसके बीच में जो दो है ना, इस कोइल के जो दो एंड हैं, इसको मैं एक बार पोज कर देता हूं। हाँ, इस कोइल के जो दो एंड है, एक तरफ वाला एंड है एक रिंग से करके, रिंग से कनेक्ट करके एक रिंग है, एक स्लिपरी रिंग है जिसके ऊपर में ऐसे ऐसे करके स्लिप करता रहेगा, इससे ऐसे टच करके। ठीक है, इसके ऊपर स्लिप करता हुआ, और इस रिंग को हमने एक वायर के साथ में मतलब एक किसी ब्रश के साथ में कनेक्ट कर रखा है। ऐसे ही एक दूसरी रिंग है, एक छोटी सी गोल दूसरी नीचे वाली, उसको कनेक्ट कर रखा है दूसरी तरफ के टर्मिनल। ठीक है, अब जैसे ही इस कोइल से रिलेटेड फ्लक्स चेंज होता है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ईएमएफ इंड्यूस होता है तो उससे करंट आ जाता है। यही चीज हम लिखते हैं। अब इसके लिए जो डायग्राम है वो बना लेते हैं भाई, मेरे साथ साथ में इसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो लिख लो कंस्ट्रक्शन, लिख लो बेटे। ठीक है, जिसको कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है कोई दिक्कत नहीं है, स्किप करके थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे करके इसकी कंस्ट्रक्शन बनाना भी सिखा देता हूं ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए। एक तरफ का पोल है भाई नॉर्थ पोल, एक तरफ है साउथ पोल। इन दोनों पोल्स के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमने कोइल को प्लेस करना है। ऐसे है ये कोइल। ले तो भाई, ठीक है, नॉर्थ और साउथ के बीच में ये कोइल है, ये कोइल फ्लिप करती हुई घूमती रही। ठीक है, अब बेटा इसको और इसको मैंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया है, इसको मैंने एक रिंग के साथ में कनेक्ट कर दिया है। ऐसे ही इससे नीचे वाले को भी एक रिंग के साथ में कनेक्ट कर। अब ये दोनों रिंग हैं, ये ब्रशेस के साथ में कनेक्टेड है, और फिर उनको किसी बल्ब से या रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देंगे। बस इतना सा इस सर्किट का काम है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज लगाई हुई है वो बता देता हूं भाई। सबसे पहले है इसमें फील्ड मैग्नेट। ये नॉर्थ और साउथ से बनके जो मैग्नेट है उसको बोला जाता है फील्ड मैग्नेट, इनकी वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। सेकंड है अपने पास में आर्मेचर कोइल, जो कोइल रोटेट करेगी, ये वाली जो कोइल। ठीक है, ऐसे करके कोइल रोटेट करेगी ओमेगा के रेट से।
नेक्स्ट है स्लिप रिंग्स। ये वाली जो रिंग्स हैं ये स्लिप रिंग्स हैं भाई, S1 और S2, ये रोटेट करके स्लिप कर रही होती है। ठीक है, अब बेटा ये वाली जो है ये ब्रश के साथ में कनेक्टेड है, तो ये जिसके साथ में कनेक्टेड है वो है ब्रश। ऐसे अपने पास में इस कंस्ट्रक्शन बन जाती है। बस ये है इसकी कंस्ट्रक्शन, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। कंस्ट्रक्शन के बाद में नेक्स्ट आ जाती है इसकी वर्किंग, किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। वर्किंग समझना बेटा, देखो किसी भी कोइल से रिलेटेड जो फ्लक्स है उसको कैसे लिखा जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट। नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं n है, मैग्नेटिक फील्ड है b और एरिया है a। कोस दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। अब क्योंकि ये ओमेगा के रोट से रोटेट कर रही है तो जो थीटा है वो फिक्स नहीं है, तो उसको क्या लिख देंगे, कोस ऑफ ओमेगा टी। थीटा को क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा टी। इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया है तो ईएमएफ को निकाल देते हैं, माइनस डी फाई बाई डी टी, एन बी ए कोस, कोस का डिफरेंशिएशन हो जाता है साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, साथ में एक माइनस भी आ गया। ठीक है, एक माइनस ये पहले से भी था तो ये फिर से प्लस बन गया, तो ईएमएफ है उसकी वैल्यू ऐसे हो गई है, ये तो कॉन्स्टेंट ही है एन बी ए ओमेगा, इसको मैंने लिख दिया ई नोट साइन ओमेगा टी। ऐसे होता है अपने पास में एसी ईएमएफ, जो कि कुछ कांस्टेंट इनटू साइन ओमेगा टी की टर्म्स में एग्जिस्ट करता है। इसके लिए अगर मैं ग्राफ बना के बताऊं ईएमएफ का, वो ग्राफ साइन का ग्राफ बनेगा, और साइन का ग्राफ तो मैथमेटिकल टूल्स में भी बनाया हुआ है और बाकी आने वाले चैप्टर्स में भी बना लेंगे भाई। ई की मैक्सिमम वैल्यू है ई नोट, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ऐसा ईएमएफ है जो अपनी कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज करता जा रहा है, तो ऐसे ईएमएफ को ही बोलते हैं अपने पास में एसी ईएमएफ। ऐसे रहता है एसी जनरेटर। अगर बेटा आपने यहां तक वीडियो देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, सब्सक्राइब की बहुत ज्यादा नीड है, इसी चीज से ही हमें मोटिवेशन मिलती है जिससे कि हम आगे जाके और अच्छी वीडियो बना सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच, चैप्टर कंप्लीट हो गया।